बिहार के पिछले दौर के समाजशास्त्रियों का नंदेश्वर प्रसाद जी और सच्चिदानंद जी से लेकर के हेतुकर झा तक, और अभी जो आपके प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर महेंद्र नारायण कर्ण जी, इन लोगों का बहुमूल्य योगदान रहा है। और बिहार के ये जो विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजेस का सुंदर संयोजन है, पटना से लेके मुजफ्फरपुर और भागलपुर और दरभंगा और आरा छपरा बक्सर तक का, इसमें भी जो विद्यार्थी तैयार होते हैं फिर वो जाकर के देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, शोध संस्थानों में बुनियादी काम करने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन मंच हो जाना अपने आप में बड़ी बात। मुझे लगता है कि आज के बाद देश और दुनिया में बिहार को समझने की रुचि रखने वाले जब पूछेंगे कि बिहार में किससे संपर्क करें, कहाँ जाएं, तो मेरे जैसे आदमी के पास एक सुंदर उत्तर होगा कि बिहार सोशलॉजिकल सोसाइटी बन चुकी है और आप उसके अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष से संपर्क करो, देखो रास्ता बनता है। भारतीय समाजशास्त्र परिषद के लिए भी, जिसका मैं वॉलंटियर रहा कुछ समय के लिए, ये बहुत आनंद की बात है। बाकी सब बातों के लिए सबको मालूम है कि भारत और बिहार अभिन्न हैं, लेकिन समाजशास्त्र परिषद के अपने विकास में बिहार में समाजशास्त्र परिषद का राज्य स्तरीय संगठन नहीं होना एक बड़ा अभाव होता था। मैं बधाई देता हूं प्रोफेसर परमजीत जज को और प्रोफेसर जगन कराडे को कि उनके संरक्षण में आज बिहार समाजशास्त्र परिषद का पहला वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। इस मौके पर मैं ये कामना करता हूं कि हर साल आपका सुंदर अधिवेशन हो। अधिवेशन से जैसे नवीसा के लोग, नॉर्थ वेस्ट इंडिया सोशलॉजिकल एसोसिएशन के लोग करते हैं, अच्छे पर्चों को संकलित करके पुस्तकें बनाइए। उन पुस्तकों की बिक्री की रॉयल्टी से परिषद संपन्न होगा और साहित्य का भी प्रसार होगा। और हर साल लोग इंतजार करेंगे कि इस बार सम्मेलन कहाँ हो रहा है और उसमें किन विषयों पर चर्चा होनी है और मुझे उसमें हिस्सा लेने के लिए क्या करना है। एक और बात जो आज अच्छी लग रही है, जो परमजीत जज जी के दिमाग में भी घूम रही होगी, कि क्या सुंदर प्रोग्राम बना दिया है कर्ण साहब या अकरम और बाकी लोगों ने मिल करके, कि बिना 1 रुपया खर्च किए हुए, आपको बिना 1 घंटे भी सफर में बर्बाद किए हुए, ये सर्वव्यापी माध्यम के जरिए नई टेक्नोलॉजी को आपने इस्तेमाल करके, क्योंकि भारतीय समाजशास्त्र परिषद के सम्मेलनों का सबसे बड़ा संकट यही रहता है कि कहाँ सम्मेलन करें और कैसे करें। ये इतने हजार लोग आ जाते हैं, सब परिवार आ जाते हैं, कहाँ ठहराएं, कैसे खिलाएं, कहाँ उठाएं, कहाँ बैठाएं। तो बिहार के लोगों ने एक नया रास्ता बना दिया नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बिल्कुल आमने सामने बिहार को लेके जो देश में और दुनिया में सबसे बड़ा सवाल है उसी को संबोधित किया है। और ये समाजशास्त्रियों के आत्मविश्वास का एक प्रतिबिंब है कि हम बातों को खोल के रखना चाहते हैं, जड़ों तक जाना चाहते हैं, कहानी के पीछे की असलियत को समझना चाहते हैं। इसलिए बिहार और पिछड़ापन, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची जो बना दिए गए। बिहार राज्यों की सूची में सबसे पहले बिहार को डेमोग्राफर्स ने डाला और तब से लेके आज तक बिहार पर एक खास तरह की परछाई आ गई है कि सब कुछ बिहार में जाके गुम हो जाता है। स्टेट विदर्स अवे इन बिहार, डेवलपमेंट हैज नो फ्यूचर इन बिहार, डेमोक्रेसी इज सिंकिंग इन बिहार, देयर इज no citizenship building in Bihar. There is nothing which is happening with positivity or optimism in Bihar. अब इस सवाल को मीडिया में तो इस तरह से पेश कर दिया गया, खासतौर पर अभी जब ये कोरोना वायरस का संकट हुआ तो सबसे ज्यादा देश को ऐसा लगा कि केरल से लेकर कश्मीर तक वहां से जो भगदड़ मची है उसमें असल में मामला बिहारी मजदूरों का है, स्त्री पुरुषों का है। जी नहीं, भारत के लगभग हर राज्य से हर राज्य में लोग जाके काम करते हैं, लेकिन बिहार में जरूर विवशता है, बेचैनी है और बिहार की अपनी कहानी को ध्यान से देखने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा क्रम ने कि प्रोफेसर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा विश्व में मान्य मानव विकास के तीनों
आयामों की चर्चा की, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका। आज भी जब कोरोना वायरस से संकट पैदा हुआ है तो तीन ही बड़े संकट हुए हैं। एक तो स्वास्थ्य का संकट है, दूसरा आजीविका का संकट है और तीसरा समुदाय का संकट है, सामुदायिक जीवन का संकट है। देशवासियों में दो हिस्से बन गए, स्थानीय और प्रवासी। और उसके बाद जो समस्याएं पैदा हुई हैं, घर लौटने की, घर वापसी की, आजीविका के नवनिर्माण की, पुनर्वास की, और उससे जुड़ा हुआ जो एक दर्द है जिसमें कि हम न घर के लगते हैं न घाट के लगते हैं। जहां हम काम कर रहे थे प्रवासी के नाते, उन्होंने कहा कि सब कुछ बंद हो गया, काम भी बंद हो गया, आप जाओ। और हम जहां से आए थे वहां अगर रहने की गुंजाइश होती तो हम यहाँ आते क्यों? लद्दाख में, नागालैंड में, मणिपुर में, केरल में। और अब जब हम वापस लौटते हैं तो कहते कम से कम 15 दिन गांव के सिवान के बाहर ठहरो, क्वारंटाइन में रहो, न अस्पताल, न भोजनालय, न शौचालय। तो ये जो नया सच है उसको अगर आज आपने रेखांकित करने के लिए बिहार के मनीषियों को, बिहार से पढ़ के निकले हुए विद्वानों को जो विभिन्न विश्वविद्यालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं, और भारतीय समाजशास्त्र के शिखर स्त्रियों और पुरुषों को बुलाया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे भी इसमें शामिल किया। असल में तो दुनिया, पूरी दुनिया, खाली बिहार नहीं, पूरी दुनिया विकास के संकट को भुगत रही है। हमारे यहाँ या बिहार में आप सोचें कि औद्योगिकरण नहीं हुआ तो बड़े पिछड़ गए, जहाज के अड्डे कम हैं तो बहुत पिछड़ गए, सुपर कंप्यूटर नहीं है तो बहुत पिछड़ गए। लेकिन जहां है वो कहते हैं हम भी तो टिकाऊ विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आज विश्व के स्तर पर ह्यूमन डेवलपमेंट के संदर्भ में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की जा रही है, एसडीजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और उस मायने में बिहार के विकास के विमर्श की चर्चा में हमें कुछ बातों पर संतोष करना चाहिए कि हमारे कुछ प्रसंगों में हालात उतने खराब नहीं हैं जितने यूरोप के हो गए, या जितना बंगलोर का हो गया, या भारत की महा प्रगति का केंद्र दिल्ली का हो गया। आपको तो मालूम है दिल्ली का पानी न पीने लायक और दिल्ली की हवा न जीने लायक, और एक अलग तरह की नेगेटिव इक्वालिटी हो गई है। प्रधानमंत्री से लेकर के उनका ड्राइवर और विरोधी दल के नेता से लेकर उनका चपरासी, सबके सामने पानी का और हवा का संकट हो गया। और दिल्ली को जैसे घर में सबसे दुलरुआ बेटा या बेटी होती है वैसे सजाया गया, बनाया गया, और फिर यहाँ पर दिल्ली पहुंची है। तो आज जब हम विकास के विमर्श की चर्चा कर रहे हैं तो मेरी पहली बात आपके सामने यही रहेगी अगले 2 दिन के लिए कि विकास के नाम पर जो विभिन्न प्रगतियां हुई हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आजीविका में, नगरीकरण में, औद्योगिकरण में, पर्यावरण में, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है। और इसमें बिहार के अपने भी निजी अनुभव को, बिहार बहुत बड़ा सूबा है, 29 जिलों का सूबा है, इसका भी मिथिला से लेकर के भोजपुर तक का विस्तार, उत्तर बिहार है, दक्षिण बिहार है, पश्चिम बिहार है, मध्य बिहार है, इनका भी तुलनात्मक अध्ययन जिलावार और पेशावार करने की बात बहुत प्रासंगिक रहेगी। एक दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि बिहार ही नहीं, आज समाज के किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करते समय आपको एक लेंस से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3 लेंस की जरूरत है। बिहार के बारे में चर्चा हो रही तो लोग कहेंगे जाति का तो छोड़ नहीं सकते हो, तो जाति का लेंस चाहिए। और हमारे और आप जैसे लोग जो दुनिया को थोड़ा बहुत जानते समझते हैं वो कहेंगे वर्ग का लेंस भी चाहिए, क्लास का लेंस चाहिए, और तीसरा जेंडर का लेंस चाहिए, लिंग का लेंस चाहिए, स्त्री पुरुष का प्रसंग आना चाहिए। तो 3 आयाम तो यही हो गए, जाति, वर्ग और जेंडर के। दूसरा, भारत का अपना एक विकास का रास्ता है। भारत एक संघीय राष्ट्र है जिसमें बिहार एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, लेकिन जाने क्या हुआ है 1967 के बाद से
कि भारत के विकास के तमाम रास्ते खुले, ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेकर के आईसीटी रिवॉल्यूशन तक, लेकिन इन तमाम परिवर्तनकारी मार्गों का कभी भी बिहार से गुजरना नहीं हो पाया, जबकि भारत के नवनिर्माण का रास्ता बिहार से ही गुजरा। मैं 1917 चंपारण की याद दिलाना चाहता हूं और याद करना चाहता हूं। भारत की राजनीति में एक जो नया उन्मेष आया किसान शक्ति का, गांव के सवाल का, लोगों के, साधारण लोगों के आत्मबल का, उसका पहला अध्याय तो बिहार ने ही लिखा। और उससे जो शुरुआत हुई, उस शुरुआत को लगातार बिहार ने खाद और पानी देने का काम किया। कहने के लिए गांधी जी गुजरात के थे, लेकिन सबसे बड़ी ताकत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार से मिली। कहने के लिए जवाहरलाल जी उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन उनकी आवाज पर सबसे ज्यादा बिहार में होती थी। कहने के लिए माओ से तुंग चीन के नायक थे, लेकिन माओवाद का सबसे सघन प्रयोग बिहार में हुआ। और कहने के लिए जयप्रकाश नारायण जी बलिया में जन्मे थे, लेकिन संपूर्ण क्रांति आंदोलन बिहार ने अपने कंधों पर उठाया था। तो जो बिहार की अपनी केंद्रीयता है, वो विकास के विमर्श में हाशिए पर चली जाती है। इसको सोचना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने ये कहने का साहस करना चाहता हूं कि भारत की स्वराज यात्रा तो औपनिवेशिकता से लोकतांत्रिकता की तरफ हुई, फ्रॉम कॉलोनियलिज्म टू डेमोक्रेटाइजेशन, लेकिन बिहार की जो विकास यात्रा का अनुभव है, फ्रॉम कॉलोनियलिज्म टू इंटरनल कॉलोनियलिज्म। और हम देख रहे हैं कि बिहार एक तरह से लेबर पूल में बदल गया। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश के 5 बड़े प्रगतिशील राज्यों में गिना जाने वाला बिहार, जाने क्या हुआ कि 70 के दशक के आते आते हाशिए पर चला गया और सारे देश में बिहार से लेबर सप्लाई होने लगी। एक जमाने में जरूर अंग्रेजों के राज में बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, दुनिया भर में, आसाम के चाय बागान से लेकर के वेस्ट इंडीज और मॉरिशस और फिजी के गन्ने के खेतों में श्रमजीवी के तौर पर बिहार से लोग गए थे। और आज पंजाब का चीफ मिनिस्टर बिहार के चीफ मिनिस्टर को फोन करता है कि अरे भाई कुछ और आदमी भेजो, हमारे यहाँ तो फसल खेत में खड़ी है और सड़ रही है और इस बार लेबर नहीं आ पाया तो हमारी दिक्कत होगी। मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि इस विमर्श को ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्या कहीं बिहार जाने अनजाने आंतरिक उपनिवेशवाद का शिकार तो नहीं। और उसके बाद फिर हम जैसा करते हैं स्त्री विमर्श में, स्त्री हिंसा के लिए पुरुष को नहीं, स्त्री को जिम्मेदार ठहराते हैं, वैसे ही बिहार के विकास विमर्श की चर्चा में हम जाने अनजाने अगर बिहारी के गर्दन पर ही फांसी का फंदा डाल देंगे तो योजना आयोग में बैठे लोग, जो अब नीति आयोग कहलाता है, बेदाग छूट जाएंगे और समस्या वहीं से शुरू होती है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज बिहार के विकास के विमर्श के लिए भारतीय राष्ट्र निर्माण के विमर्श से शुरू बातों को ध्यान में लाना पड़ेगा और उसमें 7 चीजों पर हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। अमर्त्य सेन जी का, महबूबुल हक जी का दिया हुआ शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो व्यक्ति केंद्रित है। व्यक्तियों से हम पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई कितनी है, तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या हाल है, तुम्हारे परिवार में कोई बीमार है तो कौन सी बीमारी है, और तुम्हारी सालाना आमदनी तुम्हारी कितनी है, तुम्हारे परिवार की कितनी है। लेकिन एक व्यवस्था केंद्रित विमर्श भी है जिसमें 7 पैमानों पर हमको जांचना पड़ेगा और वो बिल्कुल निर्मल निर्दोष पैमाने हैं, मापदंड हैं। पहला, जिसको आप विकास कहते हैं, चाहे अमर्त्य सेन की परिभाषा हो और चाहे विवेक देबरॉय की परिभाषा हो, आजकल परिभाषाएं भी बहुत सारी चलती हैं, आप जानते ही हैं कि सरकार बदली और गरीबी की परिभाषा बदल गई। विरोधी दल में जब हम हैं तो कहते हैं कि भारत में तीसरा आदमी बेहद गरीब है, और जब सरकार में आ जाते हैं तो कहते हैं कि जिसके पास 26 रुपया जेब में दिन भर में आ गया वो गरीबी की रेखा के बाहर आ गया। फिर उस पार्टी का नेता कहता है कि 10 रुपए में भरपेट खाना मिलता है बंबई में। तो इस तरह के जो काम चलाऊ बयान होते हैं उनसे अलग हट करके विकास की समग्रता को देखने के लिए पहली कसौटी तो यही है कि देश कहाँ है और प्रदेश कहाँ है, प्रदेश कहाँ है और जिला कहाँ है, जिला कहाँ है और गांव कहाँ है। दूसरा है गवर्नेंस का सवाल, राज का सवाल। अंग्रेजों से बगावत हमने इसलिए नहीं की थी
कि उनकी शक्ल और सूरत से हमको नफरत थी, बल्कि इसलिए कि उनका अंदाजे हुकूमत गलत था। आज गवर्नेंस का क्या हो रहा है, सुराज है कि कुराज है, और उस माने में कहां तक प्रशासन के प्रबंधन को हमने डीकोलोनाइज किया है, उसका विकेंद्रीकरण किया है, उसका लोकतांत्रिकरण किया है। तीसरी कसौटी होनी चाहिए लेजिटिमेसी की, जो समाजशास्त्रियों की अपनी खास एक जांच की चीज है कि शासन तो है, लेकिन शासन की का इसका एक इकबाल कैसा है, लेजिटिमेसी कैसी, इसकी धमक कितनी है। शासन अगर येन केन प्रकार है, और बिहार के बारे में कहा गया जो कि बिहार से ज्यादा आंध्र पर लागू होता है, बिहार से ज्यादा महाराष्ट्र पर लागू होता है, राजनीति का अपराधीकरण। तो अगर अपराधियों की हुकूमत होगी, हमारे क्षेत्र का सांसद विधायक या हमारे तरफ का मंत्री ऐसा है जिसका एक पांव जेल में और एक पांव सचिवालय में होगा, तो फिर ये शासन है कि कुशासन है, ये लोकतंत्र है या कुछ और है। खाली वोट देने से लोकतंत्र नहीं बन जाता। तो हमको देखना है लेजिटिमेसी के बारे में, और हमको सतर्क होकर बराबर समाज को बताते रहना है कि हुकूमत का इकबाल हुकूमत के लिए बहुत जरूरी होता है। ये इनके इन सरकारें बनने से काम नहीं चलता। सरकारें सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, संवेदनशील होनी चाहिए, जिम्मेदार होनी चाहिए, और ये सब पर लागू होता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हों और चाहे जियांग जेमिन चीन के हों। फिर हम पर क्यों नहीं लागू होगा। चौथी बात जिसको हमको ध्यान में रखने की जरूरत है वो है डेमोक्रेसी की। हम बिना लोकतंत्र के एक राष्ट्र अगर बनना चाहें तो बन तो सकते हैं, लेकिन फिर हमारा विमर्श बदल जाएगा। तो किस हद तक हम लोकतंत्र की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसको जयप्रकाश नारायण जी ने सहभागी लोकतंत्र की बात कही थी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। एक एक सांसद 50 लाख 60 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के जाते हैं। खाली अगर वो हाथ भी मिलाना चाहें हर व्यक्ति से तो 5 साल का समय कम पड़ेगा। तो वो क्या प्रतिनिधित्व करेंगे। तो उस बेचारे की मजबूरी हो जाती है कि वो अपने वोट बैंक का ख्याल करे, अपनी बिरादरी का ख्याल करे, अपने धर्म का ख्याल करे, अपने वर्ग का ख्याल करे। और लोकतंत्र से बेहतर कुछ हो नहीं सकता, ये चर्चिल एक बार पूछ गए हैं। तो हम भी कहते हैं कि अब इससे अच्छा जब होगा तो होगा, जैसा है तो वैसा है, लंगड़ा बैल ही से इसी से खेती कराएंगे। जी नहीं, बिहार ने इस दिशा में एक बड़ा प्रयोग किया जब पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दे दिया, उनकी नागरिकता का नवनिर्माण किया, उनकी नागरिकता में प्राण डाला, और उसकी देखा देखी देश के अन्य पंचायती राज संबंधों में प्रबंधों में महिलाओं का आरक्षण हुआ। तो लोकतंत्र में हम कहां जा रहे हैं और कितना जा रहे हैं। पांचवी बात है नागरिकता निर्माण की। विकास का एक पैमाना भारत जैसे गुलामी से निकले हुए देश के लिए ये नहीं है कि अंग्रेज चला गया कि नहीं चला गया। अंग्रेज गया, लेकिन भारतीय आया कि नहीं आया। बिहार के विकास में एक आलोचना ये की जाती है, और मैं उसको प्रशंसा की बात मानता हूं, आलोचना की बात नहीं मानता हूं, कि बिहार में उपराष्ट्रीयता का निर्माण नहीं हुआ, सब नेशनलिज्म नहीं ग्रो किया। बिहारी जब चर्चा करेगा, रिक्शा वाला भी चर्चा करेगा, तो पहले बताएगा, आपकी पूछेगा, फिर सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की चर्चा करने लगेगा। एक क्षेत्रीयतावादी आंदोलन था झारखंड के नवनिर्माण का, और वो उचित आंदोलन था। 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद बिहार में राष्ट्रीयता का आग्रह और प्रबल हो गया, और ये बड़ी बात है। इस इंडेक्स के पैमाने पर बिहार में भारतीयता का, उसकी जड़ें, उसकी चेतना, उसकी संवेदना भारत के अनेकों अनेकों राज्यों की तुलना में ज्यादा है। इंडियन फर्स्ट, इंडियन लास्ट, और हो सके तो ह्यूमन फर्स्ट एंड ह्यूमन लास्ट। तो नागरिकता निर्माण के बारे में सबने बताया है कि शिक्षा इसका सबसे बड़ा माध्यम है, फिर मीडिया है, और फिर राजनीति है, और तीनों में बिहार काफी आगे चल रहा है। राजनीति हर बिहारी के खून में दौड़ती है, जैसे दाल में नमक, वैसे बिहारी के चिंतन में राजनीति। और इसी तरह से अखबार और समाचार, बिना अखबार के सवेरा शुरू ही नहीं होता था। अब आजकल तो ये आ गया है फेसबुक और यूट्यूब, और जितना सोशल मीडिया का सुंदर इस्तेमाल बिहार में होता है वो हमारे लिए एक शुभ बात है। फिर छठी बात है राष्ट्र निर्माण।
राष्ट्रीयता को हमने घर की बूढ़ी दादी बना दिया है। क्षेत्र निर्माण में सबकी रुचि है, जाति निर्माण में सबकी रुचि है, वर्ग निर्माण तो पुराना एक समाजशास्त्री सच है ही है, स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, लेकिन भारत विमर्श के बारे में क्या हो रहा है? राष्ट्रीयता निर्माण के लिए भी नागरिकता निर्माण की तरह से ही हमें गैर सरकारी मंचों और माध्यमों का अध्ययन करना पड़ेगा, उनकी भूमिका को समझना कि ये किस हद तक हम राष्ट्रीय चेतना लैस करते हैं। गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में प्रौढ़ शिक्षा एक बड़ा मुद्दा था और उसका मकसद यही था कि हमको हमारे कुएं से बाहर निकालें, हमारे 20-25-100 गांव और जिले की चेतना से ऊपर उठाएं। और इसमें आज सूचना क्रांति के बाद बहुत सारी सुविधाएं हो गई। और आखिरी बात है, पर्यावरण की कसौटी पर विकास किधर ले जा रहा है। आपको मुबारक हो कि आपके यहाँ कम औद्योगिकरण हुआ है, लेकिन मैं शर्माता हूं, मैं बनारस का हूं और दिल्ली का हूं एक माने में। जब तक बनारस में था हमने गंगा की दुर्गत की, और जब से दिल्ली आए हैं तब से यमुना की दुर्गत कर रहे हैं। नदियों का, पानी का जो प्रबंधन है, पंजाब के प्रोफेसर परमजीत जीजा जब भी आपसे बात करेंगे, हमने पैसा कमाने के चक्कर में प्रकृति ने जो जमीन बनाई थी उसको पलट करके वहां धान बोना शुरू कर दिया, और धरती के पेट से पानी खींच खींच करके महाराष्ट्र में और पंजाब में धान की खेती, गन्ने की खेती, और कोई सुनवाई नहीं। अभी हरियाणा में बैन लगने जा रहा है। सघन जल की जरूरत वाली चीजों को मत पैदा करो। बिहार इसका उल्टा है। कोसी और गंडक की कहानी बिहार के दुर्भाग्य की कहानी है, लेकिन पर्यावरण प्रबंधन को लेकर के बिहार में शेष भारत की तुलना में ज्यादा संकट पानी के प्रबंधन को लेकर के है, बाढ़ को लेकर के है, सुखाड़ को लेकर के। लेकिन औद्योगिक प्रदूषण, ओजोन लेयर में छेद करने की जिम्मेदारी बिहारियों पर नहीं ला दी जा सकती। तो ये जो 7 कसौटियां हैं विकास के विमर्श के मूल्यांकन के लिए, इनको देखने में बिहार एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं समाजशास्त्र के बारे में। आप जानते हैं कि भारत में समाजशास्त्र मोटे तौर पर अंग्रेजी भाषा का विज्ञान है। जब आप हिंदी में लिखते हैं, पंजाबी में लिखते हैं, तमिल में लिखते हैं, तो उसकी चर्चा तमिल भाषियों में भी नहीं होती, वो शर्माते हैं। ज्ञान मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ, जी नहीं, बिल्कुल गलत बात। मेरे आचार्य प्रोफेसर योगेंद्र सिंह अपने जीवन के आखिरी दिनों तक इस बात के लिए क्षुब्ध थे कि जो उन्होंने लिखा तो बहुत और अच्छा लिखा, लेकिन वो मुट्ठी भर लोगों की जानकारी में है। लेकिन जो प्रेमचंद ने लिखा वो करोड़ों के दिमाग में और दिल में जगह बना सका। जो रविन्द्रनाथ ने लिखा वो हर बंगाली की चेतना का हिस्सा बन गया। लेकिन जो रामकृष्ण मुखर्जी ने लिखा वो कलकत्ता और जादवपुर के आगे। तो भाषा के बारे में हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि भारतीय भाषाओं के संस्कार का काम भारत के लोगों को ही करना। इससे खुश होने की कोई जरूरत नहीं है कि दुनिया के 150 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग खुल गए। वो खुल तो गए दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, शिकागो में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, मॉस्को में, बीजिंग में, लेकिन पढ़ना पढ़ाने का काम, साहित्य निर्माण का काम तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हिंदी का हो रहा होगा। बिना फणीश्वर नाथ रेणु को समझे हुए क्या हिंदी को समझेंगे और क्या बिहार को समझेंगे? बिना नागार्जुन को जाने क्या भारतीय मनीषा को समझेंगे और क्या भारतीय विमर्श को जानेंगे? और उसमें समाजशास्त्रियों का और साहित्यकारों का एक परस्पर चोली दामन का रिश्ता रहा है और आगे भी होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बाद जो सज्जन बोलने जा रहे हैं, प्रोफेसर परमजीत जज, ये खुद पंजाबी ही नहीं हिंदी के भी बड़े सम्मानित साहित्यकार हैं। और मुझे लगता है कि इनका समाजशास्त्र कितने दिन टिकेगा ये तो इन्हीं को मालूम है, लेकिन इनका साहित्यकार बहुत दिनों तक टिकने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मौलिक प्रश्नों पर साहित्यकार की निगाह से, समाजशास्त्री की निगाह से नहीं, साहित्यकार की निगाह से काम किया। तो मुझे बिहार समाजशास्त्र परिषद के इस प्रथम वार्षिक अधिवेशन में यह आह्वान करते हुए बहुत संतोष हो रहा है कि आप जड़ों से जुड़ा हुआ समाजशास्त्र पैदा करने की प्रतिबद्धता को महसूस करें
और हर तरह की उदारता रखें, लेकिन पढ़ने पढ़ाने में कोई उदारता न रखें। अगर आपने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, जो आपसे पढ़ने के लिए बीए में आई थी, एमए में आया था, आपको उसने थीसिस का सुपरवाइजर बनाया था, 4 बरस 5 बरस अपनी जिंदगी का आपको सौंपा था, और आपने ये इनके प्रकार थीसिस पर दस्तखत करके अपनी जान छुड़ा ली, तो सारी जिंदगी वो आपको कोसेगा, आपको वो द्रोणाचार्य मानेगा कि आपने उसका अंगूठा काट लिया। और अगर आपने उसको फेल किया क्योंकि उसको आता नहीं, और उसके बाद बुला के बताया कि नंबर क्यों कम मिले, तो जैसे आज यहाँ पर कई विद्यार्थी बैठे हुए हैं हमारे पुराने, और उनमें से सबके चेहरे पर एक आत्मविश्वास है, लेकिन सबको याद है कि जब वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर में थे, एमफिल फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो इनमें से शायद किसी को भी पहले ही कोशिश में ए ग्रेड नहीं मिला था। और बी में क्यों मिला सर, हम क्यों दिया आपने, इसको पूछने का उनको अधिकार था, उसमें हमारी कोई बेइज्जती नहीं थी। हमारे चैप्टर्स हमारे सुपरवाइजर लौटाते थे, और उस समय बड़ा बुरा लगता था कि यार हम तो रात भर जाग करके दोस्तों की मदद से चैप्टर लेके गए, और सर कहते हैं कि इसमें किसी काम का कुछ नहीं लिखा है, फिर से लिख के ले आओ, अब बताओ हम क्या करें, हमारी स्कॉलरशिप खत्म हो रही है। उन्होंने कहा तुम्हारी स्कॉलरशिप और तुम, ये तुम्हारा मामला है, हमारे लिए थीसिस ए ग्रेड की होनी चाहिए, फर्स्ट रेट की होनी चाहिए, और उसमें से फिर मनुष्य की चमक बढ़ती है, घिसाई से चमक बढ़ती है। बिहार के विश्वविद्यालय, भारत के विश्वविद्यालय, इनकी चर्चा में शैक्षणिक अवमूल्यन की बड़ी चर्चा होती है। मुझे वो लड़की का चेहरा नहीं भूलता जिससे टेलीविजन वालों ने पूछा आज से साल 2 साल या 3 साल पहले कि आप बताइए आपने क्या तैयारी की थी कि आप हाई स्कूल में टॉप कर गई। तो उसने कहा मुझे तो अंकल कुछ नहीं मालूम कैसे टॉप कर गए, हम पिछले साल इम्तिहान में बैठे थे, फेल हो गए थे, हम बहुत रोए, पापा से कहे कि अगली बार हमको पास होना है नहीं तो हम जान दे देंगे। पापा ने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि हमको टॉप करा देंगे पापा, आप तो अंकल बताएं और पापा बताएं, हमको तो कुछ नहीं। ये सोच हो गई, ये छवि बन गई। अभी शिक्षा के भ्रष्टाचार को लेकर के व्यापम नाम का रहा है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो हाई कोर्ट के जज ने कहा कि ये उच्च शिक्षा आयोग का जो अध्यक्ष है इसको गिरफ्तार करो। योग्यता क्या है इस शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनने की? यही पंजाब के शिक्षा आयोग के साथ हुआ था, बाथरूम तक में नकद पाया गया था और उनको जेल में बंद किया गया। ये जो लड़ाई है नए पीढ़ी के समाजशास्त्रियों, हम लोगों का तो समय गुजर गया उनके अनुशासन में, जो अब नहीं है, उनके मार्गदर्शन में, जिन्होंने ज्ञान की मशाल जलाने में अपना सब कुछ लगा दिया मिशनरी की तरह से। आज मिशनरी की जगह मर्सनरी आ गए, और वो हमको बचा के रखना। कम से कम समाजशास्त्र की ये छवि होनी चाहिए कि अगर ये बिहार के विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा लड़का लड़की है तो इसको समाजशास्त्र का एबीसी मालूम है। अगर वहां से ये थीसिस अप्रूव हुई है तो ये फर्स्ट रेट काम है, फर्स्ट रेट डेटा है, इसमें नकल की और पोल्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इतना आपने किया तो बिहार समाजशास्त्र परिषद का ये उद्घाटन सत्र अपनी मंजिल के बारे में निगाहें साफ रखेगा, और जो नई उम्र के सोशियोलॉजिस्ट हैं, यानी जो 40 वर्ष के नीचे के हैं, जिनके पास अभी 20 साल से 25 साल काम करने का समय है, वो भी अध्ययन को एक साधना की तरह से देखेंगे और अपने अध्यापन को आत्मगौरव की चीज मानेंगे। वरना चूंकि हम कुछ नहीं बन पाए इसलिए लेक्चरर बन गए, चूंकि हमारा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था इसलिए सोशियोलॉजी में चले गए। अगर ये मेरी कहानी है तो इस कहानी का यही अंतिम अध्याय हो जाना चाहिए। आप कुछ और करिए, सोशियोलॉजी की जान छोड़ दीजिए, समाजशास्त्र का पिन छोड़ दीजिए, आपको बहुत सारे काम मिल जाएंगे। लेकिन अगर समाजशास्त्र में है तो जो परंपरा बनी मार्क्स से, वेबर से, दुर्खीम से, और जो परंपरा चली श्रीनिवास से, योगेंद्र सिंह से, रामकृष्ण मुखर्जी से, डीपी मुखर्जी से, और जो परंपरा आपकी अपनी है, सच्चिदानंद की, नर्मदेश्वर प्रसाद की, हितकर झा की, और अभी जो आपके अध्यक्ष हैं आदरणीय बड़े भाई प्रोफेसर कर्ण, उस परंपरा को पुष्ट करना। मैं अपनी बात को समेटते हुए फिर से एक बार बिहार समाजशास्त्र परिषद के की कामना करता हूं। मैं फिर से एक बार बिहार समाजशास्त्र परिषद के नेतृत्व मंडल को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि मैं समाजशास्त्री हूं, पढ़ा लिखा हूं। मैं जानता हूं कि पढ़े लिखे लोगों, अगर 2 लोग हैं तो उनके बीच में 3 राय तो कम से कम होती है। दिस इज माई ओपिनियन, इट इज योर ओपिनियन, एंड दैट वन इज पार्टली माई ओपिनियन एंड योर ओपिनियन। उसमें एक संगठन बनाना, किस तरह से भारतीय समाजशास्त्र परिषद अब तक चला है,
ये जो उसमें काम कर रहे हैं या करते आए हैं, उन्हीं को मालूम है कितना धीरज चाहिए, कितना संयम चाहिए, कितनी उदारता चाहिए, कितनी सहिष्णुता चाहिए और कितना सहयोग चाहिए। आइए बिहार की विद्वत परंपरा में एक सुंदर अध्याय जोड़ें और नालंदा से शुरू जो ज्ञान प्रवाह है उसको भारतीय समाजशास्त्र परिषद की एक मजबूत इकाई और स्तंभ के तौर पर, बिहार समाजशास्त्र परिषद के तौर पर प्रवाहमान करें। नई पीढ़ी के समाजशास्त्रियों को प्रेरित करें, पुरानी पीढ़ी के समाजशास्त्रियों का सम्मान करें और समाज के साथ एक जीवन संबंध बना करके अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करें। लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग ये 4 साल 5 साल में क्या रिसर्च करते हैं, ये हमारे किसी काम नहीं आता। हमको तो 4-5 हफ्ते में रिपोर्ट चाहिए, चुनाव 6 महीने बाद होने वाला है और आप कहते हैं कि 2 साल कम से कम प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। तो ये जो हमारी एक छवि बन गई है कि एक बुद्धि विलास का मंच हो गया है समाजशास्त्री विभाग, ये अव्यावहारिक निष्कर्षों से जुड़े शोध से अपने को संपन्न करने वाले विद्वत लोग हैं, एक सेमिनार से दूसरे सेमिनार में जीते हैं। इसको भी तोड़ना पड़ेगा कि हमारी आंख से समाज को देखो तो तुमको दिखाई पड़ेगा। अगर तुम अपनी जात की आंख से देखोगे, अपने वर्ग की आंख से देखोगे, अपनी पार्टी की आंख से देखोगे तो सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ेगा और तुम भी गड्ढे में गिरोगे और समाज को भी गड्ढे में गिराओगे। आओ समाजशास्त्र को प्रबल करो, समाज विज्ञान को जागृत करो और जो हम देखते हैं उसको समझने की कोशिश करो। इसी आह्वान के साथ फिर से मैं उद्घाटन सत्र में शामिल करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और बहुत गौरवान्वित हूं कि आप सबकी इस सुंदर शुरुआत का मैं आज हिस्सा बना हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शानदार उद्बोधन। आज गौरवान्वित हुआ सर बिहार, गौरवान्वित हुआ बिहार समाजशास्त्रीय परिषद, बिहार सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, और सर गौरवान्वित हुआ आज भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, क्योंकि आज जिस तरह से इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी सामने आके फ्रंट से बिहार सोशियोलॉजिकल सोसाइटी को समर्थन दे रही है, जिस तरह का एक ब्रिजिंग द गैप का एक नैरेटिव बन करके सामने आया है, ये सर बहुत लोकतांत्रिक है। आपने जिन मूल्यों की बात की, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात की, आपने सिर्फ बात नहीं की सर, आपने दिखाया, दर्शाया। आप इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के पास्ट प्रेसिडेंट और आज बिहार सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की इस सत्र को सर एड्रेस कर रहे हैं। यही पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है ना सर। और साथ ही साथ मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारे पास आईएसएस के एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट प्रोफेसर परमजीत सिंह जज सर हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और सब नेशनलिज्म को निगेट करने की जो बात कही सर आपने, क्या इसका अच्छा, इससे बेहतर क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर, कि हम आज देखिए बिल्कुल एक नेशनल नैरेटिव पे चल रहे हैं, नेशन बिल्डिंग के नैरेटिव को लेकर के चल रहे हैं। तो सर आपके इस विचार को पूरा समर्थन। एक चीज मैं यहाँ पे और भी बोल दूं सर, मुझे लगता है कि बहुत लोग हमें सुन रहे हैं, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। सर आपने कहा कि अध्ययन को एक साधना बनाना चाहिए। सर मैं बताऊं, हमारे पास 15-16 पेपर्स को सर हमने रिजेक्ट कर दिया। सर बिहार सोशियोलॉजिकल सोसाइटी अपने पहले ही सत्र में 16 पेपर को रिजेक्ट कर देती है। वजह सर सिर्फ ये था कि हमने एक मिनिमम स्टैंडर्ड बनाया था, अगर आप उस मिनिमम को फॉलो नहीं करेंगे तो वी आर सॉरी। हम एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म है, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी। वो जो थोड़ी सी मेहनत है वो आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं। हम एक बार अगर आपको स्पेस दे देंगे तो आप वो थोड़ा सा मेहनत करना छोड़ दोगे। तो आप थोड़ा सा मेहनत करो, अगली बार आप आओगे और उसके बाद आप बहुत आगे जाओगे। तो सर यही सारे मूल्य हैं जिनको लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम इनवाइट करते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर को, प्रोफेसर परमजीत सिंह जज सर। सर आपका स्वागत है। आप हमारे चीफ गेस्ट हैं, आज हमारे ओकेजन के चीफ गेस्ट हैं सर, आपका स्वागत है, प्लीज। Thank you, Professor Brindra Kumar Singh and Baijan, Professor Nand Kumar and Professor Muhammad Akram and others, and all those who are participating and listening to this particular session. मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं इतनी बढ़िया हिंदी नहीं बोल सकता हूँ जितनी बढ़िया अभी
आनंद बोल के गए हैं। ये फिर मैं पंजाब से हूँ और पंजाब की हिंदी का तो बिल्कुल ही अलग किस्म का लफ्ज होता है, तो इसलिए मैं इंग्लिश और हिंदी को मिलाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और इसमें ये चांस दिया कि मैं बोलूं। शुरू में मैं ये कहूँ कि बिहार जो है ये एक ऐसा समाज या स्टेट है जो सोशल साइंटिस्ट के लिए गोल्ड माइन है। अदरवाइज ये अलग किस्म का समाज है। मेरी जो जानकारी है, अगर किसी ने मुझे इस बिहार के समाज के साथ इंट्रोड्यूस करवाया तो वो 3 शख्स हैं। सबसे पहले रविंद्रनारायण दास, वो तो अब नहीं रहे। दूसरे प्रोफेसर के गोपाल अय्यर, वो भी अब नहीं रहे, हमारे डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे। मेरे टीचर तो नहीं रहे लेकिन टीचरों जैसे थे, अध्यापकों जैसे थे। और राजकमल चौधरी जो मैथिली रीजन के थे और जिन्होंने अपने बहुत सारे नॉवल और कहानियां लिखी हैं। ज्यादातर उनके नॉवल और कहानियां बंगाल के समाज के, कैलकाटा, लेकिन कुछ एक जो उन्होंने मैथिली में कहानियां लिखी थी जो थोड़ा बहुत हिंदी में आई है, उससे एक बिहार का अंदाज मिलता है। तो मैं रविंद्रनाथ दास से शुरू करता हूँ। प्रोफेसर नंद कुमार ने थोड़ी सी बात ऐसी इल्यूड की थी जो रविंद्र ने अपनी रिपब्लिक ऑफ बिहार में लिखी है। वो कहते हैं कि बिहार इज द ओनली स्टेट वेयर स्टेट हैज विदर्ड अवे, कि बिहार का समाज ऐसा है जहाँ कोई गवर्नेंस नहीं है। लेकिन मैंने जब बिहार का अध्यापन किया वो इसलिए किया था कि मेरे पास एक लैंड रिफॉर्म्स का प्रोजेक्ट था जिसमें बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था। तो मैंने बिहार का जो जितना भी लैंड रिफॉर्म्स की हिस्ट्री है, स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर के जो मूवमेंट चली है, वो सारी जो है उस वक्त मैंने पढ़ी थी। काफी समय हो गया, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो बिहार के बारे में मैंने जो निष्कर्ष के तौर पे अपने दिमाग में रखी है, और वो सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि बिहार क्योंकि जिम्मेदारी सिस्टम में था और इसमें ऐसी जबरदस्त जिम्मेदारी थी कि एक बड़े जिम्मेदार को, जो पता नहीं 300-400 साल से वो जिम्मेदार था, उसको राजा ऑफ दरभंगा कहा जाता, महाराज राज ऑफ दरभंगा। और सबसे मजेदार ये है कि राजा दरभंगा ने वो उसके बाद और कई जिम्मेदार पैदा किए, अपनी जमीन दी। एक लाल साहब होते थे जो सब देखते थे, लाल साहब ने एक किसी और को रखा था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, और उस व्यक्ति का नाम भी राजा पुरसिला के नाम पे था। आप समझ सकते हैं कि जिम्मेदारी कितनी जबरदस्त। आजादी के बाद जब जिम्मेदारी सिस्टम खत्म हुआ तो बहुत बड़े स्केल पे जैसे डिले हुआ, जो सब कुछ हुआ उसके इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इसके बावजूद भी जो टेनेंट थे, खासतौर पे जो हम कहते हैं मरूसी और गैर मरूसी मुजारे, ये पर्शियन टर्म है, जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट थे जिनके हेरिटरी राइट्स थे, उनको जमीन मिल गई। उनको जमीन मिलने के बाद वो जब लैंड ऑनर हुए तो उन्होंने 2 चीजें की। वो जो थे, एक तो हिंदुस्तान के समाज में क्या है कि जाति पाति का जो सिस्टम है, जो कास्ट का सिस्टम है, उसमें पर्टिकुलर कास्ट ही खेती करती थी, और बिहार में भी कुछ ही जातें खेती करती थी जो जमीन को में खेती करती थी। उनके पास जमीन आई काफी नंबर में, सभी के पास नहीं आई क्योंकि वो जो लॉ था उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही ऐसे हुई थी। लेकिन उनका पावर में आने के बाद, उनके पास जमीन आने के बाद, उन्होंने जो कास्ट सॉलिडरिटी जो थी वो बढ़ानी शुरू कर दी। जो पहले जो किसान आंदोलन चले थे जिसमें सभी इकट्ठे थे, उसकी बजाय उन्होंने एक कास्ट डोमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें यादव, कुर्मी, खासतौर पे ऐसी कम्युनिटीज आई।
एक तो मुझे लगता है कि ये एक प्रक्रिया है जो कभी भी बिहार में खत्म नहीं हुई। दूसरी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम बिहार की माइग्रेंट लेबर के ऊपर बात करते हैं, और ये माइग्रेंट लेबर की बात करते हैं जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जब डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू हुआ और जब बिहार के से लेबर जाने लगी। लेकिन अगर राजकमल चौधरी की कुछ कहानियों को लेकर के हम सोचें, उसके बाद अमिताभ घोष ने तो पूरी नॉवल लिख दी है, लेकिन वो ईस्टर्न यूपी और भोजपुर एरिया के ऊपर जो थी, वो ओपियम वाले एरिया में, ओपियम प्रोडक्शन वाले एरिया के बारे में है। लेकिन क्या है कि बिहार से पहले भी लेबर जाती थी, और बिहार से लेबर जो जाती थी वो कलकत्ता जाती थी। कलकत्ता से फिर जब इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन शुरू हुई 19वीं सेंचुरी के एंड में और पर्टिकुलरली 20वीं सेंचुरी के शुरू में, तो बिहार की जो छोटा नागपुर प्लेटो था, उससे बहुत लार्ज स्केल के ऊपर से बिहार से माइग्रेशन जो है वो शुगर केन प्लांटेशन और रबर प्लांटेशन एरियाज में हुई। अब क्या है कि अगर अब हम सेंसस करें, सेंसस इन्यूमरेशन करें, तो दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से माइग्रेंट्स वो बिहार से हैं, दुनिया के बाहर। लेकिन वो जो माइग्रेंट्स हैं वो वापस कभी बिहार में नहीं आए। इसके उल्ट गुजरात और पंजाब से जो माइग्रेंट बाहर गए, जो उसी वक्त जाना शुरू हो गए थे जब इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन शुरू हुई, उन्होंने वापस आकर के अपने घर को डेवलप करना शुरू किया, अपने गांव को डेवलप करना शुरू किया, और आने जाने में वहां की मिशंस में कंट्रीब्यूशन शुरू की। बिहार से ये नहीं हुआ। बिहार में रिमिटेंसेस जो हैं वो पहली जो उनकी माइग्रेशन हुई थी वो उससे नहीं हुई, क्योंकि वो वापस ही नहीं आए। वो वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि जब पहले तो सिर्फ ऑल मेल माइग्रेशन होती थी, उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आई कई तरह की, तो रूल्स ये बना के ऑफ द टोटल मेल माइग्रेंट्स एक 10 to 15% शुड बी विमेन। तो तब उन्होंने वहां शादी कर ली, एक साथ रहने लगे और फैमिलीज बना ली, तो उस ढंग से वो सेटल हो गए और अपना सारा जो रूट थी भूल गए। सो बिहार को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बिहार के बारे में लगती है कि आप जरा मूवमेंट देखिए, चाहे गांधी ने अपना शुरू किया, महात्मा गांधी ने, या किसी ने भी, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन है, सर्वोदय है, तो कुछ है, लेकिन इसके बाद भी जो बिहार है उसकी जो डेवलपमेंट हुई है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में नहीं हुई। मुझे ये लगता है इसका में बहुत बड़ा रोल शायद झारखंड रीजन में जो माइनिंग थी, जिसकी रॉयल्टी बिहार सरकार को मिलती थी, एक बहुत बड़ा रोल उसने प्ले। जो लैंड रिफॉर्म्स हुए उसमें जो कास्ट डायनामिक्स ऐसी हुई कि कुछ सिख जातें जो हैं अपने प्रोसेस में, ना सिर्फ डेवलपमेंट प्रोसेस में बल्कि जात पात के मुद्दों पर, उनकी सियासत में, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन की वजह से वो एक ऐसा प्रोसेस शुरू हुआ जो दूसरी जगह इतना इंटेंस नहीं था। क्रिमिनल्स वाली बात जो है वो तो प्रोफेसर नंद कुमार ने बहुत बढ़िया कही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। कुछ नाम तो ऐसे हैं, जब हम उन लोगों के नाम लेते हैं जो राजनीतिज्ञ भी थे, वो सिर्फ बिहार का उदाहरण कुछ लोगों का, जैसे पप्पू यादव आ जाता है। अब क्या है कि जब से झारखंड निकला, वो जो सोर्स ऑफ रॉयल्टी थी वो तो खत्म हो गई। अब माइनिंग भी खत्म हो गई बहुत बड़े पैमाने पे। ट्रांसपोर्टेशन पंजाबीज के हाथ में होती थी, जहाँ कुछ और लोगों के हाथ में होती थी। तो गुजरात में जो एक प्रोसेस, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस, वो पहले से ही एक स्क्यूड प्रोसेस था। इट वाज नॉट ए काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन विच द political leaders should have decided, the people who were governing should have decided about equality. And the question of equality was never addressed, despite the fact that we have large number of socialist leaders emerging from Bihar and also becoming chief ministers. But even then, they never knew how to implement it. Maybe जो हमारी जो एक खास किस्म की
पॉलिटिकल कल्चर है जिससे ये सारा कुछ आ जाता है, ये प्रोसेस जो है नहीं चला। तो व्हाट हैपेंस इज दैट जब ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, बिहार का जो प्रोसेस है दैट चेंजेस इन द सेंस कि बहुत बड़े पैमाने पे ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज को जो है माइग्रेशन हो रही है बिहार से, माइग्रेंट लेबरर्स की। और जिनकी हो रही है वो दो तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास बहुत थोड़ी सी खेती है, और वो एक ओबीसी तबके को, या आप कह लीजिए यादव, इन कास्ट की जो इक्विवेलेंट कास्ट हैं वहां से आ रहे हैं। और दूसरे जो हैं वो हैं जो अनटचेबल कास्ट से, ट्राइबल से, वो दूसरे स्टेट्स को जा रहे हैं। तो वहां से जाकर के वो काम करते हैं। और ये क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो एरिया ऑफ सबसम्पशन ऑफ लेबर इंडिया में डेवलप हुआ, उसकी एक करेक्टरिस्टिक ये थी कि शुरू में ये ऑल मेल माइग्रेशन थी, जिसने अपनी प्रॉब्लम खड़ी की, जिसमें राजकमल चौधरी ने पिछली बार वाले माइग्रेशन के बारे में भी औरतों की प्रॉब्लम्स लिखी हैं। इस बार क्या हुआ कि ये दो वेव्स में आती थी। एक वेव आता था जो गेहूं को काटने के वक्त आता था पंजाब में, और उसके बाद वो कुछ समय रहता था और धान की जो थी ट्रांसप्लांटेशन करके वो वापस चला जाता। दूसरा जो था वो लेट आता था, जब धान को काटना होता था उस वक्त आता था, एक गैप होता था, वो अपने चले जाते थे। तो ये हमेशा ही कंटिन्यू रहा इन द सेंस दैट ये पैटर्न रहा। लेकिन इस बीच काफी जो बिहार के लिबरल्स थे वो आकर के पंजाब जैसे जगह पे रेगुलरली रहने लगे। कुछ ने अपना बिजनेस चेंज कर दिया, कुछ ने अपना काम और शुरू कर दिया। जैसे पान की दुकानों में बिहारी और उत्तर प्रदेश के माइग्रेंट लिबरल्स बहुत थे, उन्होंने अपने घर बना लिए, अपने परिवार ले आए, यहाँ रहने लगे, यहाँ और कई जगह रहने लगे। ये एक प्रोसेस हुआ। बट सबसे जो मजेदार प्रोसेस है वो ये है कि देयर वाज ए साइमल्टेनियस डिक्लाइन इन इट्स इंस्टीट्यूशंस। और सबसे पहले जो डिक्लाइन हुआ, जिसको कि हम इंडिकेटर मानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो था एजुकेशन में। अब क्या हुआ कि जब एजुकेशन का डेवलपमेंट डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो जितने भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो फैमिलीज थी, उन्होंने अपने बच्चों को बिहार के बाहर भेजना शुरू कर दिया। ये हमने एक बड़ी मजेदार चीज देखी है कि जब जो लोकल एलीट है वो अपने बच्चों को लोकली नहीं एजुकेशन दिलवाता, वो अपने बच्चों को अपनी स्टेट से बाहर भेज देता है बोर्डिंग स्कूल्स में। जो लोकल जो स्कूल्स होते हैं उनमें ट्रेमेंडस डिक्लाइन आने शुरू हो जाती है, क्योंकि कम से कम जो लोकल एलीट होते हैं उनका एक ऑब्जर्वेशन का, कंट्रोल का, रेगुलेशन का एक कल्चर रहता है। वो स्कूल जाते रहते हैं, वो सारा प्रोसेस जो है, जब उनके बच्चे नहीं जाते तो वो खत्म हो जाता है। जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो धीरे धीरे वो डिक्लाइन करना शुरू कर दिया एजुकेशन। बाकी चीजें जो है वो तो रही है। अब क्या है कि हम एक खास किस्म की सरमाएदारी कैपिटलिज्म में डेवलप कर रहे हैं। कैपिटलिज्म जो है वो कम्युनिटीज को ब्रेक करता है, वो वर्किंग क्लास को इंडिविजुअलाइज करता है, वो उनको कम्युनिटीज नहीं रहने देता। क्योंकि वो अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी कैपिटलिज्म में मर्ज होती हैं तो वो एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से होती है। जैसे हम सभी टालकट पार्सन्स को पढ़ते हैं, टालकट पार्सन्स ने एक दो ही आर्टिकल अमेरिका की फैमिली के ऊपर लिखे। टालकट पार्सन्स कहता है जो अमेरिकन फैमिली है वो अब ऐसे बन गई है विच इज वेरी सूटेबल टू द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आप न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं तो आप टेक्सास में चले जाते हैं, तो वहां आपको नौकरी मिल जाती है तो आप वहां सेटल हो जाते हैं। लेकिन टेक्सास में जितनी सोशल कैपिटल वाली एसोसिएशंस हैं वो वही हैं जो आपको न्यूयॉर्क में थी, उसी ढंग की। आप उन्हीं में ज्वाइन कर सकते हैं, वो क्लब्स हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हिंदुस्तान में क्या है कि
ये वाला जो डेवलपमेंट प्रोसेस है कैपिटलिज्म ने नहीं तोड़ा। हुआ क्या कि जब लोग दूसरी जगह जाने लगे तो एक और किस्म की सियासत जो थी आनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो फुली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम थे, सोसाइटीज थी या एरियाज थे इंडिया में, वो भी वहीं भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स शुरू हो। और एक वक्त पे क्योंकि वर्कर्स को ये सोचना शुरू किया कि ये एक वोट बैंक भी हो सकते हैं, तो इसलिए इस ऐसी चीजों की इनकरेजमेंट बहुत मिली। आउटसाइडर इनसाइड सारी हमने अभी भी देखा है कि जब ये कोविड-19 के बाद जब माइग्रेंट लेबरर्स अपनी स्टेट्स को आना शुरू हुए, तो रास्ते में जो स्टेट्स पड़ती थी उन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्री की तरह उनको ट्रीट किया, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो इस हिसाब से क्या है कि बिहार की इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए और बिहार का जो लोकल एलीट था, इसका पैरेलल हमें हिस्ट्री में बहुत कम मिलता है कि यहाँ जो लोकल एलीट है वो लोकल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट कहीं और जा रहा है। तो वहाँ वो है। अब देखिए हिंदुस्तान की सियासत में बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं, लेकिन जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं, मुझे तो पंजाब का पता है, ये हमारे बहुत लीडर हैं जो बाहर से देश पढ़े के आए हैं, उनसे इंडिविजुअली बात करो, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं, लेकिन जब वो पब्लिक स्पीच करते हैं वो गालियां निकालते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोग ये गालियां ही समझते हैं। अब ये जो कल्चर डेवलप हुआ है हमें कि हम ज़ोराथास्ट्रा की तरह ऊपर से आएंगे और लोगों को बताएंगे कि हम आ गए हैं आपको बचाने के। हमारे भारतीय परंपरा में भी अवतार आता है जो बचाता है, प्रॉफिट आता है, सब वो सारा जो सभ्याचार है उसी हिसाब से ये जो लीडर हैं ये खुद को परसीव करते हैं, समझते हैं और उस ढंग से लोगों को बता देते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं। अब सबसे जो त्रासदी है, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी जो कंटेम्परेरी नॉलेज है बिहार के बारे में वो नहीं है। मुझे ये लगता है कि हमको बहुत सीरियसली ये सोचना चाहिए कि गांधी के स्वराज का क्या विचार, उसकी क्या दार्शनिकता थी, क्या फिलॉसफी थी। एक तो पहली बात ये है। दूसरा ये है कि इस वक्त हिस्टोरिकली इस मुल्क में हमने स्वराज को छोड़ा, सर्वोदय छोड़ा और हमने विकास लिया। अब ये जो विकास लिया हमने, उसमें हमने कोई ऐसा कल्चर नहीं डेवलप किया। हमने कहा कि हम अगर ये टेक्नोलॉजी लाएंगे तो उससे विकास हो जाएगा, आईटी आ गया तो विकास हो जाएगा। सारा हिंदुस्तान जो है कंप्यूटर जो है उसकी इंजीनियरिंग सीखने लग गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन हमने स्वराज की बात करनी छोड़ दी। अब जो चीज बिहार से कुछ चीजें जो शुरू हुई हैं, जो नेशनल स्ट्रगल से निकली हैं, जिन लोगों को इस सारे देश की समझ थी, गांधी, जयप्रकाश नारायण, all these people who understood India, that having India together, taking everybody together, it has something to do with what we call it Swaraj. One may find millions of hearts, let me say millions, I'm not using tens of, with the idea of Swaraj. But can we say that the kind of development through which we have gone through is justified by negating Swaraj? This is something which we have to take very seriously. Now, Professor Nandakumar was absolutely right that the destiny of Bihar cannot be separated from the destiny of India. Now, we look at this present crisis of migrant labor. Only Pushpendra pointed out, but I was already working on that why is it that when lockdown was declared, why the migrant labor was not told if you want to go back, go. Some attempt was made from Bombay, but that was very different. How come that the Indian state, which has leader who seem to be knowing everything, they did not know that the capacity of this particular government and the state governments
to feed these people who are unemployed, who don't have any money to buy food. They cannot feed it more than a month. If you look at the, why they were not aware of it. I think they were wise enough to know that they cannot be fed indefinitely. But the problem which they anticipated was not of their hunger and misery. Was I know that many people who wanted to die, they came back to their hometown and they said we would like to die there. This perception was developed. The reason was that they were awfully aware that if these migrant laborers go back to their homes, then what would happen to the industry when lockdown would be unlocked? No, this is something about which they were worried, and nobody was worried about what would happen to these people, how it will be taken. So, which again means that if we want to understand this kind of economic logic, which is called instrumental rationality, about which Horkheimer and Adorno, when they talked about dialectics of enlightenment, they said that this instrumental rationality created gas chambers in the Nazi Germany. Now, we are more worried about the generation of capital, and we were less worried about humans who were suffering. Some places made it sure that this doesn't happen. Kerala tried it, Punjab tried it, but Punjab, only rural area tried it, not the urban industries. Now, this again shows that how this whole understanding that this migration process which occurred, that how it was perceived and how it was understood. No, these migrant laborers come back to their homeland. No, they are not perceived as the return of the native. They are understood as somebody who are a threat to their existence because they might be carrying an infection. So they are forced to live outside. The state is doing a little bit, but the local people are doing it. And then they are also putting pressure to the already, what we call it, depleting government resources, that how to carry out Manrega work and all that, because they have come. Very few tried some enterprising things. Otherwise, this is how this thing. Now suddenly, when you look at this particular health crisis, about which India had been the most non-serious, Indian state was the most non-serious about health. When you destroy your education, you also destroy the health, because doctors come from education. And so what happens? What happens is that there is a kind of a state, there is a kind of a situation where the people who are coming outside are perceived as threat to the existence. That is a Manichaean word about which Fanon talks about existence. And you say that, okay, I will kill you otherwise. So we transformed our society, a society in which we became enemies of our own people. Now, this is what Vikas has done to us. Why we forgot Swaraj? Why we forgot Sarvodaya? Why we did not understand that some of the major leaders of this country, they first talked about people. Sir talked about humanity, everybody together, sharing. Now, if we create a lot of capital in India and we evaluate India in terms of how much foreign currency we have, it does not mean that we have a good human development index. It does not mean. You look at Punjab, Punjab's state is very, very fiscally poor, but the people of Punjab are very well off. Now, what is happening in Punjab? The government, the Punjab state has almost destroyed its educational institutions. The young people, they have resources because the people are rich. They are leaving the country and going and studying abroad and settling there. They are saying goodbye. Ultimately, the loss would be to Punjab, as it happened, as is happening in the case of Bihar. How many Biharis getting education from Jawaharlal Nehru University
from Hyderabad University, from other universities. They are coming back to Bihar. They say that we want to do something about it. It is not happening. When the people are leaving, they are leaving their state without such kind of a resource. Now, there are also compulsions of employment patterns in India because India is such. But thinking that how a particular society, but something which Bihar has kept highly intact, as a recent article by Gaurang Sahai indicates on Mushahars, that the caste system is intact. The kind of mobilization which took place of Yadavs also, and then some other caste communities, also led to Bhumihars, and then caste war started. Mention has been made about Maoism in Bihar, the birth of what we call it Communist Party of India, Marxist-Leninist, the second birth, that is in 2005. It took place from Bihar, from the people who were struggling and trying to do something, and most of them are from scheduled Dalits, tribals, and all that. Now we have this particular situation in which Bihar, despite its tremendous human resource, despite its tremendous land resources, has been unable to control floods. And at one time, they always said that there are 3 crops in Bihar. One is Rabi, the second is Kharif, and third is Relief. Now, how that society, we talk about a lot of things have happened, a lot of change has taken place. But behind that particular change which has taken place in Bihar, the coexistence of poverty, hunger, suffering is simultaneously there. And we cannot just blame that only state is doing it. But the question is that what the people are doing it. And how the people would do it. Perhaps education is the way. Bihar is caught in a situation in which whatever you introduce, whatever you do, the development indicators which economists have developed and developed in their own ways, they are not working. So it means that we have to look back. As a sociologist, I would say that we have to look back at our own society and the way inequalities have been constructed in our society, in which caste still dominates, caste class correspondence is still there, and many of the things which are happening. Maybe Bihar is not the only state where those things are happening, but in Bihar they are more pronounced. And its regional variations are tremendous. Maithili area is different, Bhojpuri area is different. Then you have this West Champaran area where you have a different kind of thing. At one place, you have the cats, bandits, and another place, you have this culture of tremendous zimidari, and another place where a lot of radicalism is taking place and simultaneity with caste conflict. It is expected and that all these things would have been overcome by now, but it has not been. I would say that for the sociologist of Bihar, it is important. There are so many of them. There are so many good sociologists working in different parts of India who study Bihar. One of the major functions is to address some of these questions, that why Bihar is where it has been, and it is. At the end, I thank Professor Mohammad Akram and all the governing members of the Bihar Sociological Society for giving me this opportunity to talk. I don't know how much relevant I was. Thank you very much. Thank you very much, sir. Very relevant you were, very relevant you are, and very relevant you will remain. I deliberately didn't introduce your background
basically you are an expert of political sociology. You are interested in social movements, and from your deliberations, it's very clear that the way you have situated Bihar in contemporary politics, in contemporary social system, this is wonderful, sir. So we are, I mean, so thankful for having this wonderful speech from the chief guest of the occasion, Professor Paramjit Singh Judge sir, who is from Guru Nanak Dev University, Punjab, and who is also the president of Indian Sociological Society. I mean, काफी इनलाइटनिंग था आपका ये स्पीच. आपने बिहार को एक बिल्कुल नए सिरे से देखने की जरूरत है. जो पर्सपेक्टिव बन रहे हैं, जो विमर्श बन रहा है, आपने उन्हें हमें दर्शाया, आपने उन्हें हमें बताया. और जो बात प्रोफेसर आनंद कुमार सर ने शुरुआत में कही थी, मैं उसे फिर से यहाँ पे दोहराना चाह रहा हूँ कि जब हम बिहार में एक सब नेशनलिज्म वाली फीलिंग को बहुत प्रोमिनेंट शक्ल में नहीं देख रहे हैं, तो ये जो पंजाब की जो फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को हम बिहार में बहुत अच्छे से आत्मसात कर सकते हैं. एंड सर, मुझे कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि पंजाब अपने आप में डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा मॉडल है. तो ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सचेंज नहीं है. अगर हम डेवलपमेंट नैरेटिव्स के तौर पर भी देखें तो मुझे लगता है कि यस, वी नीड टू लर्न सर्टेन थिंग्स फ्रॉम पंजाब. और एकेडमिकली जो आपने हमें इनलाइटन किया है सर, उसके लिए मुझे लगता है कि BSS विल ऑलवेज रिमेन थैंकफुल टू यू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनलाइटनिंग स्पीच सर. यस, and now it's time to go for the next speaker. मैं यहाँ पे मुझे बहुत कहने में तकलीफ हो रही है. I'm having some sort of pain that despite our efforts we are not able to get connected with Professor M.N. Karna sir, Mahendra N. Karna sir, who is president of Bihar Sociological Society, and I think he needs no introduction. Most of us know he contested for for the president's post of Indian Sociological Society also. A very dynamic person. बिहार में A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट को उन्होंने एक बहुत अच्छा विजन और लीडरशिप दिया. नेहरू को उन्होंने विजन दिया और अब बिहार को दे रहे हैं, लेकिन अभी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने के कारण वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उनका मार्गदर्शन रहा. और मैं कहूंगा कि इस पूरे आयोजन के पीछे हमारे कई मित्र बार बार कहते हैं कि हाँ, हम लोग इसमें से आगे रहे हैं. मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी इंथुजियाज्म है, ये जो पूरी की पूरी एनर्जी है, ये हमें प्रोफेसर कर्णा सर से मिल रहा है. तो उनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ कर रहे हैं. कल मेरी बात मैडम कर्णा से हुई थी. उन्होंने कहा था कि नहीं, वो बता रही हैं कर्णा सर को, और उन लोगों ने अपनी तरफ से गुड विशेस शेयर किए हैं BSS के लिए और सभी मेंबर्स के लिए. तो मैं उनकी तरफ से उनके संदेश अब बिहार सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सभी सदस्यों को, हमारे स्पीकर्स को और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन सब तक पहुंचाना चाहता हूं. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह सर से, कि जिन्हें हमने इनवाइट किया था गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर, लेकिन चूंकि वो BSS के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो प्रोफेसर M.N. कर्णा की अनुपस्थिति में हमने उनसे निवेदन किया कि वो प्रिजाइड करें. और अब हम उन्हें अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए यहाँ आमंत्रित करते हैं. प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह सर, वाइस प्रेसिडेंट बिहार सोशियोलॉजिकल सोसाइटी. सर, इस कॉन्फ्रेंस के हमारे उद्घाटनकर्ता माननीय प्रोफेसर आनंद जी, हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर परमजीत सिंह जज साहब, जो हमारे ISS के अध्यक्ष हैं, अकरम साहब, और जितने हमारे मैनेजिंग कमेटी से के सदस्य और बिहार सोशल सोसाइटी से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि कर्ण साहब के सहयोग से हम लोग बिहार सोशोलॉजिकल सोसाइटी का फॉर्मेशन कर पाया, जिसमें सब लोगों का सहयोग था. और आज अस्वस्थता के कारण वो
इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित नहीं हो सके। हम उनकी शुभकामना हमें मिल चुकी है और इसमें मुख्य रूप से बिहार सोशलॉजिकल सोसाइटी के फॉर्मेशन में, क्योंकि इस संदर्भ में हमारे आनंद कुमार साहब जब भी कॉन्फ्रेंस में मिलते थे या बिहार आते थे, मुलाकात होती थी, वो कहते थे कि भाई बिहार सोशलॉजिकल सोसाइटी का फॉर्मेशन क्यों नहीं आप लोग करते, इतने लोग आप लोग कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो कम से कम बिहार सोशलॉजिकल सोसाइटी का निर्माण आप करें। मैं इस संदर्भ में बता दूं कि बिहार में पहले करके संगठन था, परिषद थी, प्रोफेसर नंदेश्वर ने इसको शुरुआत की। क्रम में ये ऑल इंडिया सोशलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में हुआ था, शायद हमको लगता है 62 और 65 के बीच के आसपास में या इसी आसपास में। और कभी कभी बीच में बिहार सोशलॉजिकल सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस हुआ हो, मुझे याद नहीं है। लेकिन जब प्रोफेसर एमएन कर्ण, हमको लगता है 93 आसपास, जब वो एंसना इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होकर आए तो उन्होंने बिहार सोशलॉजिकल सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस कराया था। और उस समय में नंदेश्वर प्रसाद तो नहीं थे, लेकिन उसके सेक्रेटरी प्रोफेसर गोपाल शरण सिन्हा थे। लेकिन उसके बाद से वह सोशलॉजिकल सोसाइटी का, लेकिन इस पर बार बार कॉन्फ्रेंस में जाने के क्रम में आनंद सर बराबर इसकी चर्चा करते थे, या मुजफ्फरपुर आते थे या लेकिन इसमें अगर इस बार 18 में अगर इसकी शुरुआत हुई, इसमें मुख्य रूप से हमारे अकरम साहब, क्योंकि अकरम साहब पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे, मैं भी वहां का रहा हूँ, और उनका ये अगर आज ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो केंद्र जो है वो अकरम साहब है। यह चाहे ये आज हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है तो ये सारी मेहनत जो है सो अकरम साहब की है। और उनके साथ हमारे जो ट्रेजरर हैं सभी की, वैसे ये बराबर हर लोगों से सहयोग लेते रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन केंद्र में यही रहे। और इसी के कारण यह, और खासकर जो लेवल के हमारे जो या अंतर ख्याति जो हमारे समाजशास्त्री हैं, उनको इससे उन्होंने जोड़ने का काम किया। और उन्होंने हम लोगों को सिर्फ बताते रहे कि जी सर हमारी आनंद बाबू से बात हो गई, हमारी जज साहब से बात होगी, साहब से बात होगी, नागला साहब से बात हो, और सारे ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी समाज शास्त्र से जुड़े हुए थे उन लोगों से इन्होंने संपर्क करके और इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया जो अपने आप में एक अद्वितीय। इसलिए यह हम सारा श्रेय अकरम साहब को देते हैं। हम लोगों से तो, क्योंकि हम लोग ना तो उतने टेक्निकल हैं, क्योंकि हम लोग तो टेबल पर लेक्चर देने वाले, हम लोग को तो इसके बारे में इतनी जानकारी थी नहीं, लेकिन इनके माध्यम से 4-5 बार हम लोगों को ऑनलाइन मीटिंग हुई और सारी बातें आई। इसलिए यह हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने, और इसको आगे बढ़ाने में भी वो हम लोग को बराबर मदद करते रहे। और विषय का भी चुनाव उन्होंने आज के संदर्भ में किया। जो बिहार की स्थिति या भारत की भी स्थिति इस कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण जो स्थिति थी, और उन्होंने जो देखा कि माइग्रेशन हो रहा है, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम शिक्षा के कारण या कोटा का प्रॉब्लम आया, उसको सारे प्रॉब्लम थे, हेल्थ का की समस्याएं थी, माइग्रेशन की, ये सारी बातों को लेकर, और अनएम्प्लॉयमेंट, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा खासकर बिहार के साथ था। और इन सारे को एक साथ समाहित करके इन्होंने 10 टॉपिक बनाए। उस ह्यूमन डेवलपमेंट को सिर्फ इन्होंने शिक्षा, हेल्थ और आर्थिक पर नहीं रखा, इन्होंने सारे, चाहे वो माइग्रेशन हो, महिला हो, इन सारी चीजों को इन्होंने इसमें जोड़ा है।
और सब पर अलग अलग इन्होंने टेक्निकल सेशन बनाया है। यह इनकी बहुत ही दूरदर्शिता है और इसके आधार पर इन्होंने, और जहां तक हमारे बिहार की स्थिति है तो बिहार का एक अलग, क्योंकि झारखंड तो अलग हो गया, देश स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद भी सारे इंडस्ट्रीज जो थे वो सारे के सारे दक्षिण बिहार झारखंड में चले। बिहार में आए बहुत 2-3 ही, और पहले बिहार के उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या रहती है, यहाँ 2-3 खासकर जूट मिल और ईख की 8-10 इंडस्ट्रीज थे उत्तर बिहार में, वो सारे के सारे डेड हो गए। लोगों का आमदनी का स्रोत ईख का था, शादी ब्याह कैश क्रॉप के रूप में उनको वो मिलता था, तो सारे के सारे खत्म हो गए। और इसी के कारण बिहार में माइग्रेशन ज्यादा हुआ, नहीं तो पहले माइग्रेशन बिहार का नहीं था। बिहार का माइग्रेशन हुआ, लेकिन वह अंग्रेज के जमाने में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का गुलाम बनाकर ले गए। वो चाहे वो सूरीनाम हो, फिजी हो या मॉरिशस हो, उन्होंने गुलाम बनाकर काम करने के लिए उन्होंने वहां ले गए। वो यहाँ के इच्छा से नहीं गए, क्योंकि बिहार के लोगों में पहले यह था कि होम सिकनेस ज्यादा था, वो कहीं भी बाहर जाने की स्थिति में नहीं थे। बहुत से ज्यादा वो कलकत्ता जाते थे, क्योंकि उस समय में बंगाल और बिहार एक था, जिसके कारण लोग कलकत्ता में, चाहे वो पुलिस की बहाली हो, ट्राम हो, रेलवे हो, रिक्शा चलाना हो, वहां सारे लेबर इंडस्ट्री, और बंगाल में जितने इंडस्ट्री थे सारे में काम करते। और जहां पर वो यूनियन जब होने लगा, लोकल और बंगाल हो गए समाज जाने का। तो आप देखेंगे कि हावड़ा से ही वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बने हुए हैं, सब पर पीपल का पेड़ है, बीच शहर में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, पीपल के पेड़ हैं, सारे इंडस्ट्रीज खत्म हुए। और वो लोग माइग्रेट होकर जब यहाँ आए, उसके बाद इनका माइग्रेशन जो है तो दूसरे प्रदेशों में, खासकर पंजाब, सबसे पहले माइग्रेशन से लोगों को पंजाब हुआ, क्योंकि गेहूं की खेती लग नहीं रहा इसमें, देखो भाग गया। इसके कारण अब ये सब सारे माइग्रेशन हुए। लेकिन आज भी बिहार के जो जब बढ़ गया तो में बाढ़ के अलावा कुछ भी नहीं। और खासकर जो नहर की भी, उत्तर बिहार का खासकर मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अगर ललित बाबू कोसी बांध अगर न बंधवाए हुए तो कटिहार से लेकर और दरभंगा बॉर्डर तक जो बालू वाला इलाका हो गया, और बाद में वहां नहर भी बने, लेकिन पश्चिमी नहर नहीं बन पाया। अगर वह बांध न बना होता तो आज मुजफ्फरपुर तक कोसी नदी आ गई होती। जिस तरह से, जिस रफ्तार से कटाव था, और वो बिहार से लेकर दरभंगा तक आ, और उसमें पूर्वी कोसी चैनल बना, पश्चिमी कोसी चैनल भी बनने थे नहर, लेकिन नहीं बन, और आज भी और न जोड़ने की बात थी नहर का, लेकिन आज तक नहीं पाया। और आकर बिहार के दरभंगा सेकर और बिहारी के बीच का जो पुल है, और खासकर सारे के अभी भी में त्रस्त है। अभी बारिश हुआ है, अभी आप जाकर बराबर में देखिए जो क्या स्थिति है। तो ये सब कारण रहा मार्चन। लोग अब तो भरपेट खा प्रॉब्लम लोगों को, वो माइग्रेशन गांव में बाहर से कम, क्योंकि जो पहले लैंडलॉर्ड थे, जो थे बड़े बड़े उस चीज के लोग थे, उन्होंने जमीन को उन दे दिया जो वहां के लेबर पर या ठेके को साधना दे देना, और वो शहर में रहते हैं, अपने बच्चे हैं जो काम कर, और वो लोग काम करते हैं, उनके पुरुष जो है सुबह सीजन में वो आते हैं अपने गेहूं काटने,
I think there is some connectivity related problem from for Professor Virendra sir. He was having this connectivity problem. Am I audible? Yes, yes, okay. So he was having this problem, but we were managing to listen to him. So I think should we wait for? No, I think he has delivered most of his speech. And yes, if he is coming back, he is joining us back, then certainly we'll invite him for summarizing his things. As of now, I think as of now, we should move ahead with our own things because ये जो कनेक्टिविटी का इशू है, अगर ये एस्टैब्लिश ये ठीक हो जाता है तो प्रोफेसर वीरेंद्र सर वापस आकर के अपनी बात को कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी बातें कह चुके हैं। उन्होंने एक प्रिजाइड करने की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन किया है उन्होंने। सर आप आ गए क्या प्रोफेसर वीरेंद्र? हाँ, तो अब इस पर मैं समझता हूँ कि हमारे जो और टेक्निकल सेशन आएंगे उसमें वो सारी बातें। मैं एक बात और कहता हूँ, मैं अभी पिछले साल सितंबर में मैं सिंगापुर गया था। सिंगापुर में एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं है। वहां पर एक फैक्ट्री भी सिंगापुर, मैंने जब वहां पूछा तो कहा कि यहाँ एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं है। और सिंगापुर में सारे बड़े कंपनियों का जो है सो ऑफिस है और वहां की स्थिति देखकर आप में से अगर कोई गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा। और वहां ना कोई कल्चर प्रोडक्शन है और इसके बाद विकास की प्रक्रिया में वह बहुत आगे चला गया। तो ये सब बात पर हम लोग चार कैसे तो कुछ इंडस्ट्रीज खुले, कुछ सरकारी इंडस्ट्रीज खुले तो कुछ ऐसे सीमा के अंदर ही रह गया। क्योंकि एक तो नॉर्थ बिहार साउथ बिहार का था कि एक पुल नहीं था, एक ही पुल था, मोकामा पुल था। और 3 इंडस्ट्री बड़े इंडस्ट्री जो है सो वहां खुल गए, चाहे वो फर्टिलाइजर का हो, ऑयल रिफाइनरी हो या ये बड़ी लाइन वहां आ गई। इस तरह से और नॉर्थ बिहार के साथ थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, पास नहीं हो पाया। इस पर चर्चा समाप्त करता हूँ। फिर हम लोग लेंगे तो फिर और चर्चा होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका इस अध्यक्षीय उद्घोषण के लिए। मुझे थोड़ी सी कनेक्टिविटी इशू हुई, बीच में आपकी वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन चूंकि आप हमेशा जुड़े रहते हैं हमसे और आपने बीएसएस को प्रोफेसर एमएन कर्णा की अनुपस्थिति में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही उदारता के साथ, बहुत ही प्रेम से चलाया है और आपका वो प्रेम आज भी झलक रहा था। आपने जरूरत, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं कभी मैं आई फील सो हम्बल एंड सो टच्ड, और कभी तो मैं शर्मिंदा भी होने लगता हूँ जब मेरे बारे में इतनी सारी बातें कहते हैं। तो सर मैं उनको स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो बातें कही गई हैं ये प्रोफेसर वीरेंद्र सर की सहृदयता है, या उनके हृदय की विशालता है। ये उसको इस रूप में समझा जाए, इसको इससे ज्यादा न समझा जाए। और इस अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद अब मैं इस सत्र के लिए हमारे गेस्ट्स को फॉर्मली एक थैंक्स गिविंग के लिए वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करने के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रंजना सिन्हा को। डॉक्टर रंजना सिन्हा पीजी डिपार्टमेंट बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की अध्यक्ष हैं। तो मैम आप आए और एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। थैंक यू वेरी मच। Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Namaskar, everybody. I, Ranjana Sinha from Bihar University, Muzaffarpur, have been given this opportunity to pay gratitude to the eminent dignitaries and participants on behalf of Bihar Sociological Society in this inaugural session of the first online national conference organized by BSS on a very relevant topic, human development in Bihar, contemporary issues and challenges. Before I express few words of gratitude, the BSS page
Homage to late Yogendra Singh, a pioneer in the field of sociology. His works will always be a path shower to the students, research scholars, and teachers. Professor Emin Karna, who is the chairman of this inaugural session of BSS. The main think tank in the formation of BSS is Professor Emin Karna. I pay my respect to the Khati Bihari, what he loves to call himself, is indeed a man of common people. He is known for his association with causes of peasants, JP movement, and I think he is the first Bihari, and if I say only Bihari, to organize ISS National Conference at Nehu in Shillong in 1987. He is recuperating after a brief illness and could not be online. Today, sir, we are missing your presence and the genre you interact with audience. The BSS thanks you for being our guiding force. We all are eagerly waiting for you to get well soon and be with us. Our chief guest, Professor Paramjeet Singh Ji Judge, we are honored to have Professor Paramjeet Singh Judge, the president of ISS, as the chief guest of this inaugural session of BSS Online National Conference. I thank you, sir, for sparing your valuable time for accepting the invitation at short notice. The presence of chief guests from a national level platform is indeed a moment of pride for BSS, sir. Thank you once again. And in future, we would like you to have your guidance when we organize such activities. And your talk about the literature, from the literature to the history of migrants in Bihar, that gave us an insight into the present scenario, how the migrant laborers face the problems from the history onward, and how the migrants and the people who are getting higher education in other states or in on international level, they do not come back, and they lack this lack of development in Bihar has some connection with the migration of the people going to other places. But I would like to mention one example. Our Aditya Raj is here. He left his job in America and has come back to India and to Bihar in Patna IIT. So I would mention his name. And thank you, sir, Professor Paramjeet Singh, sir, with us. And our chief speaker, Professor Anand Kumar ji. Professor Anand Kumar, the chief speaker of the inaugural session, does not need any introduction. What do I call you, sir? A teacher, a speaker, a thinker, a social worker, a leader. You have tremendous number of admirers from all corners, and I'm also one of them. Sir, I dedicate few lines in your honor for accepting our invitation amidst this uncertainties of COVID-19 pandemic. ये कुछ लाइनें आपको समर्पित है सर, ये आपके लिए सर। विकट घड़ी अब आन पड़ी है, कैसे जीव पावे मकरंद. विकट घड़ी is this pandemic and मकरंद is the nectar of life. विकट घड़ी अब आन पड़ी है, पावे जीव कैसे मकरंद. बाहर भीतर मंगल छाए, शब्द शब्द जब गढ़े आनंद. So, sir, it's always been a mesmerizing experience to listen to your addresses from various platforms. From my standing before you in JNU in 1974 as a young, fresh higher secondary pass out, and just dumbfounded listening to you, I was referred by Professor Yogendra Singh to meet you. I could not say a word. And the various platforms of ISS conferences, your interviews in various channels on TV, your YouTube interviews, so everybody knows about it and about what you say. They listen to what you say, and your thoughts are accepted and welcomed everywhere.
Thank you, sir, for your thoughtful note, which made us think about the present scenario of Bihar. Definitely, sir, what you said about the migrant laborers, that is really, because one thing I would definitely like to mention, your meeting at Sachita Babu's place in Bihar. I was there to attend that meeting also once. So this, the thing, the thought about the Bihar's present scene, and what went wrong with Bihar's development is somewhere we have to think about. As Professor Judge also said, that when people go out, they do not come back. My father went to England, he came back, and rest of his friends, they remained there. So why we just remain there and not like Gujarat and Punjab, we come back and add to the development of our state? That is a big question. Sir, your presence is indeed a moment of pride for BSS, and we are sure that you will remain our mentor in future too. Thank you, sir, once again. Professor Virendra Kumar Singh ji, I extend my thanks to Professor B.K. Singh, the guest of honor of this inaugural session, and also he is chairing the session due to Professor M.N. Karna's absence. Professor B.K. Singh is also Vice President of BSS and is a very gentleman. And with his efforts only in Bihar University, this Bihar University has the teaching of sociology up to postgraduate level. I thank you, sir, for your association and guidance in the formation of the very idea of BSS to the formation of BSS. Thank you, sir, once again. And the organizing secretary, Professor Mohammad Akram, I thank you for gathering the scatter bits and finally giving it a shape of BSS. Salam to your untiring energy and organizing capacity and cool attitude to tackle nuances. Your answering all the queries, ये कब होगा, कब किस chair panel में हमको paper present करना है, and all these things. And again, designing the e-banners, designing the you and your team who designed the Niranjan, Professor Niranjan, designing the logo of this BSS, and you people working day and night and solving all the problems regarding this the national conference, and of course to endure with web illiterates, I would call. And I would also like to thank the treasurer, Professor Sangeet Kumar ji, and he also worked with Professor Akram all day night to make it a successful. This is a very successful inaugural session. We had the opportunity to listen to such eminent people, Professor Judge and Professor Anand Kumar. Thanks goes all of you, and I also extend my thanks to the senior members of BSS, Professor Anil Kant Mishra, Professor Dharmshila Prasad, Professor P.K. Sinha, Professor B.K. Lal, Professor Suresh Prasad, Professor B.N. Prasad, Professor Ajay Kumar, Dr. Niranjan Singh, Dr. P.K. Chaudhary, Dr. Gyanendra Yadav, Dr. Putul Singh, Dr. Aditya Raj, and Dr. Hinata Busum, Dr. Veena, Dr. Gauri Shankar Prasad, Dr. Anil Kumar Singh Jha, and if I'm missing anyone, I thank all the participants, all the people who are doing this inaugural session. I thank them once again. Thank you very much, and namaskar. In an ideal condition, it should come to an end, but because it is a technical thing, so it comes to an end in a technical way. So let me add 3 names basically.
Dr. Kalinath Jha, then Dr. Zia and Professor Manish Kumar Verma. Yes. Right? They are Yes, not yes, yes. part of the managing committee of BSS, Yes. but they came forward But and they are helping yes. us in chairing the different technical sessions. As Professor Virendra Kumar sir has stated, we are having 10 parallel sessions, technical sessions. Each session is managing the way the plenary session is getting managed in a very centralized way, in a very effective way. So, sir, we are thankful to the managing committee members. We are thankful to the chairpersons. We are thankful to each and every member who remain associated with us for the last 2.5 years. Right? All those who joined us on 20th of January 2018 and continued to be with us on this journey. Sometimes जैसे कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम होती है, कभी लो कभी हाई, तो हमारी इस जर्नी में भी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हुआ लगातार। हमने उससे देखा, जिया, सीखा। कभी कनेक्टिविटी डाउन होती थी, कभी कनेक्टिविटी हाई होती थी, लेकिन हम इस सफर में यहाँ तक आए। मैं दो सेंटेंस और बोलना चाहूंगा बिफोर वी कम टू एन एंड। देखिए, ये हम लोगों का चूंकि फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मुझे लग रहा है कि इनॉग्रल सेशन टेक्निकली हमारा बहुत अच्छा हुआ है। गेस्ट की वजह से हमें लोग बहुत पहले से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि वी आर हैविंग एन एक्सीलेंट प्लेनरी एंड इनॉग्रल एंड वैलिडिक्टरी स्पीकर्स। टेक्नोलॉजिकली भी हम लोगों ने मैनेज कर लिया। हमारे साथ 2 छात्र जुड़े हुए हैं, मैं उनको यहाँ जरूर थैंक करना चाहूंगा, पंकज को और योगेश को, क्योंकि इन्होंने जो आज के डेट में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, इसमें इन्होंने बहुत सहयोग किया है ना। हम लोगों ने अपनी जो भी एफर्ट्स किए थे वो तो थे ही थे, लेकिन जो ये आज के जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें इन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है। और एक चीज मैं यहाँ पे एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से। सर, कॉन्फ्रेंस की वजह से हमने ये जो गैलेक्सी ऑफ स्पीकर्स को एक साथ कलेक्ट किया, हम उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाए, पर हम ये चाहते थे कि एक अच्छे से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सब लोग जमा हों। लेकिन मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप सभी लोग हमें थोड़ा सा समय दें। हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। हम चाहते हैं कि जो बिहार विमर्श की बात प्रोफेसर आनंद कुमार सर कर रहे थे, तो हम चाहते हैं कि ये बिहार विमर्श आगे बढ़े। हम इस पे सीरियस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रखें, सोशल साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव रखें। बिहार में सर एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, लेकिन मुझे लगता है कि एक राज्य के रूप में अगर बहुत कम चिंतन किसी एक राज्य के साथ हुआ है या किसी एक राज्य के बारे में हुआ है, तो वो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में एकेडमिक्स में अगर आप बहुत सारे एकेडमिक पेपर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। तो हम लोग इस प्रक्रिया की शुरुआत करें। बीएसएस इसी दिशा में एक पहल है। तो अंत में मैं सभी पैनल के मेंबर्स का और अटेंडीज का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताने में कि वी आर हैविंग मोर देन 500 registered participants. We are having participants from almost all the states of India. the महाराष्ट्र से, एमपी से, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, और फिर इधर उत्तराखंड से, और ये जो है हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तो हमारे हैं ही हैं, नॉर्थ ईस्ट से, बंगाल से, इन सभी राज्यों से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, पेपर्स हैं। तो सभी लोगों का धन्यवाद। और आज के इस इनॉग्रल सेशन के एकेडमिकली जो बहुत और टेक्नोलॉजिकली भी इसके मैनेजेबल हो जाने के लिए आप सब लोगों को बधाई और धन्यवाद। अगर हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह सर हमें अनुमति दें तो हम इस सत्र को यहाँ समाप्त करें। अनुमति है। ठीक है, तो धन्यवाद। See you again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. बहुत बहुत बधाई आज के इतने सक्सेसफुल कार्यक्रम। We did it. All the best once again. It was really very nice, very informative, very inspiring also, and the program was very absolutely right. जो हम चाहते थे, it happened. Thanks to Almighty.